मैं सबसे पहले अपने पत्रकार जितने भी मेरे साथी आए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे एक छोटे से नोटिस पे आप सब साथी अपना टाइम निकाल के यहाँ आए, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी आवाज जो है पब्लिक डोमेन तक जो है पहुंचा सकते हैं और साथ में ही एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी उसका सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये था कि जब से ई रिक्शा जम्मू की सड़कों पे दौड़ रहा है तो इसको बार बार कहीं ना कहीं थ्रेटन किया जाता है। कभी ये कहा जाता है कि ये कैंसर है, समाज में हमारे लिए कैंसर बन गया, कभी इसको कुछ और कहा जाता है, कभी कहीं ना थ्रेटिंग दी जाती है कि हम इनको चलने नहीं देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज आप जो कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान है चिप साहब, उनकी तरफ से उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि हम 10 दिन का टाइम देते हैं कि 10 दिन के अंदर अगर ई रिक्शा जोन्स में नहीं चलेगा और अगर रूट्स पे नहीं चलेगा तो हम जो है चक्का जाम जो है वो करेंगे। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि बात करने का एक ढंग होता है कि आप टेबल पे बैठ के किसी भी बात का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन आप हर बार एडमिनिस्ट्रेशन को ये थ्रेटन करके उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है कि हम चक्का जाम करेंगे और साथ में हम जम्मू में जो है ई रिक्शा को नहीं चलने देंगे। कल वो कह रहे थे कि हम यहाँ किसी की इस तरीके की जो गुंडागर्दी है या हम नहीं चलने देंगे। मुझे लगता है कि जिन अल्फाजों का वो इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि गुंडागर्दी तो सबसे पहले मुझे लगता है कि उन्हीं की तरफ से की जा रही है। जैसे कि कुछ दिन पहले वो अखनूर गए, वहां उन्होंने मेरे जो प्रेसिडेंट हैं अमित जी, उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि ऐसे ही ये चिप साहब यहाँ आए थे, उन्होंने मेटाडोर के जितने भी साथी थे उनके बैठे थे, उसके बीच उन्होंने कहा कि ये जो रूट्स पे नहीं चलते, उन्होंने कहा जी आप देख लो अगर नहीं रूट पे चलते तो जब ये आगे आ जाते हैं तो आप इनको ठोक दो, उनको टक्कर मार दो। इस तरीके का उनका शब्दों का वहां इस्तेमाल हुआ, जिनका जो नोटिस जो है मेरे जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने मेरे तक इस बात को पहुंचाया। हमने उनको कहा कि जब भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात होगी इस बात को हम जरूर उठाएंगे कि वो किस तरीके की शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात मैं एक चीज कहूं कि वो जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हम लोग भी लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम भी चाहते हैं कि हर चीज का सोल्यूशन जो है वो आराम से जो टेबल पे बैठ के निकले, लेकिन बार बार हमें इस तरीके का थ्रेटन किया जाता है कि हम ई रिक्शा को चलने नहीं देंगे, ई रिक्शा को चलने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि अब उनको ये चीज कुछ बातें समझानी जो है उनको डालनी बड़ी जरूरी है। पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई इलेक्टेड प्रधान नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इलेक्टेड प्रधान नहीं है तो जिस प्रधान को आपने अपने साथ जोड़ा है उनको आपने किस खाते में उनको अपने साथ जोड़ा है? क्योंकि हमने भी फर्स्ट डे से, जब डीसी मैम थे, जो अभी इस वक्त हमारे नए डीसी साहिबान है, उससे पहले जो डीसी मैम थे, हमने फर्स्ट टाइम भी उनको एक मेमोरेंडम दिया था। हमने भी उनको कहा था कि हम चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि यहाँ वो लोग अपने आप को सेल्फ मेड चेयरमैन बना के बैठे जिनके साथ 50 ई रिक्शा टोटल नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा ने जितनी बार भी अपना आंदोलन किया, जितनी बार भी रैलीज निकाली, आप सब ने मीडिया जनों ने देखा कि हजारों के हिसाब के साथ ई रिक्शा जो है हमारे साथ सड़कों पे रहा। एक दूसरी तरफ एक दूसरा पक्ष है जो अपने आप को भी ई रिक्शा का चेयरमैन और कहते हैं, उनके पास टोटल 50 ई रिक्शा नहीं है, क्योंकि जब बंद की कॉल आई तब भी आपने देखा कि किसकी कॉल के ऊपर क्या असर रहा रोडों के ऊपर। मैं प्रधान साहब से 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। वो चीजें कहते हैं कि ये इन लोगों के अगर देखा जाए तो इनके पास लाइसेंस नहीं है, ये बगैर लाइसेंस चलते हैं, इनका ये नहीं है उनका। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा, ये काम ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है उनका काम है देखना। ये किसी भी एसोसिएशन का काम नहीं है देखना कि जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं उनका कितना डॉक्यूमेंट्स हैं, ये विदाउट डॉक्यूमेंट चलते। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, ये वो देखेंगे। जहां तक रही मसले, अगर बात हम उठाएं, अगर बिल्कुल ये लॉ एंड ऑर्डर की लॉ की बात करते हैं कि ई रिक्शा विदाउट सिस्टम से चलता है, तो मुझे बता दें जम्मू के अंदर जितने काले ऑटो चलते हैं उनमें कितनों के जो है परमिट्स हैं? मुझे लगता है कि 50% होंगे जिनके विदाउट परमिट्स वो चलते हैं। रहा ऑटो, अगर मेटाडोर की बात करूं, मेटाडोर के कितने स्टॉप्स हैं जम्मू में, लेकिन जगह जगह वो रुकते हैं, सवारियां उठाते हैं, सवारियां बिठाते हैं। और जितने हमारे जो काले ऑटो का दूसरी अगर मैं बात करूं, मुझे आज तक बताएं कि वो हमें सिखाते हैं कि हम रेट ये लेते हैं, वो ऐसे चलने चाहिए, वो ये चलने। मुझे बताएं आज तक काले ऑटो कौन सा है जिसका मीटर जो है वो चलता है?
आप पहले खुद अपने गिरेबान में देखें, जो लोग आप अपने दाएं बाएं बिठा के चला रहे हैं, जिनको पहले आप ये देखें कि क्या आपके लोग सिस्टम से चलते हैं। आप बार बार उठते हैं तो ई रिक्शा को थ्रेट करते हैं, बार बार उठते हैं तो ई रिक्शा थ्रेट करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कहीं ना कहीं बार बार ये प्रेशर डालते हैं कि भाई हम उनको बंद की कॉल कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। मैं इसलिए आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा, क्लियर कट, कि ई रिक्शा जो है वो ग्रीन कॉरिडोर के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। आने वाला जो वक्त है वो ग्रीन एनर्जी का जो वक्त है वो है। आप मुझे बताएं, एक छोटी सी एग्जांपल में देना चाहूंगा। आज के टाइम में अगर मैं ये चीज कहूं कि हम स्मार्टफोन्स और एंड्रॉइड फोन्स छोड़ के पुराने खाली टाइपिंग वाले जो 1100 फोन आता था हम वो इस्तेमाल करें, क्या कोई आज वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि डे बाय डे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, ना कि हम पीछे आते हैं। और जम्मू कश्मीर को अगर, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में हमारे ई रिक्शा चलते हैं, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर को हमारा एक ड्रीम है कि हम इसको पोल्यूशन फ्री बनाएं, ताकि जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं एक साफ हवा में सांस ले पाए, ताकि वो 100 बीमारियों से बचे। क्योंकि ये चीज एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा कि काले ऑटो के साथी जो हैं वो भी समझ चुके हैं, आस्ता आस्ता वो भी अपना काला ऑटो बेच के ई इलेक्ट्रॉनिक ऑटो ले रहे हैं, क्योंकि वो भी अब समझ रहे हैं कि आने वाला जो टाइम है इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी का है। ये चीज रुकने वाली नहीं है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन आप बार बार टारगेट ई रिक्शा को बनाते हैं, बार बार उठते हैं, कभी आप कहते हैं हम ये कर देंगे। हम ई रिक्शा जो है वो सड़कों पे चलता है, वो चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। जहां तक रहा जोन का मसला, देखिए हम उस टर्म एंड कंडीशन को मानेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टर्म्स एंड कंडीशन ई रिक्शा को लाने से पहले रखी थी, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन ई रिक्शा लाने के बाद जो नए फरमान अगर निकाले जाएंगे वो भी आप प्रेशराइज करते हैं। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि ई रिक्शा का क्या रोल है इस वक्त। आप उनको प्रेशराइज करते हैं कि वो इस तरीके के रूल्स निकालते हैं। अगर इस तरीके के रूल जो उसके बाद निकलेगा उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारा ई रिक्शा जो है उसको चालक को अपनी रोजी रोटी कमाने में दिक्कत आएगी। क्योंकि ऑलरेडी ई रिक्शा जो है 7 से 8 घंटे लेता है 4 जोने में, और 80 से 90 किलोमीटर चलता है। उसके बाद इसको 5-6 घंटे फिर जाके खड़ा होना पड़ता है। ये ऐसी चीज नहीं है जो ऑन रोड चलती ही रहती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम एक चीज क्लियर कर दें कि अगर चक्का जाम की जहां तक बात करते हैं, ये ई रिक्शा जो है वो बिल्कुल सड़कों पे दौड़ेगा। अगर आंदोलन की बात आई तो 6000 के आसपास ई रिक्शा जो हमारे साथ जुड़ा है, उसके बाद भी 2-3 हजार और ई रिक्शा है जो आगे पीछे है। हम सब मिलके हमें भी कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये निकाल रहे हैं कि हम चक्का जाम करेंगे और ई रिक्शा चलने नहीं देंगे, फिर हम भी अपनी कमर कस के तैयार हैं। हम भी अपने परिवारों के साथ सड़कों पे आएंगे और अपनी बात जो है जिस तरीके से ये हमें मजबूर करेंगे रखने के लिए, हम उसी तरीके से रखेंगे। बाकी प्रेसिडेंट जितने भी हम इस वक्त एक चीज क्लियर कर दूं मैं मीडिया के माध्यम से कि जम्मू के अंदर इस वक्त ई रिक्शा यूनियन कौन सी है जो वाकई एक्टिव है वो सभी लोग जानते हैं। जो लोग 4, 5, 10, 20 एक और है कोई सेठी साहब, वो भी कहते हैं कि हम भी हैं। इसलिए इन चक्रों में अगर जाओगे तो उसके जवाब हमारे पास हैं। मैं चीज क्लियर कहना चाहता हूं कि श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन इस वक्त वो यूनियन है जिसके साथ हजारों के साथ ई रिक्शा जो जुड़ा है। आप बार बार उसी बात पर आ रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अभी आप कह रहे हैं कि जो सवाल उन्होंने उठाया था कि जोन में ई रिक्शा क्यों नहीं चलते, और आपको जोन मंजूर नहीं थे तो एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्टर के साथ आपको बैठना ही नहीं चाहिए था। अगर आपने जोन बनवाए तो फिर आप जोन में क्यों नहीं चलते? उसमें चलने में क्या दिक्कत है? देखिए, जोन की बात पहले 3-4 हजार ई रिक्शा था तो वो जोन में अगर हम चलते तो हम उसको डिवाइड कर सकते थे। इस वक्त 8-9 हजार ई रिक्शा नियर अबाउट हो चुका है। एक जोन में अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, कोई एक जोन है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जोन नंबर में 1 की बात करूं, जिसके में रेलवे स्टेशन से लेके गांधीनगर ये सारा पोर्शन आता है विक्रम चौक तक, सारा इसमें कम से कम 4 हजार ई रिक्शा एक साइड चला जाएगा। उसके बाद तो काले ऑटो वाले जो थोड़ा बहुत अपनी सवारी ढूंढते हैं, मुझे लगता है वो भी नहीं मिलेगी। मैटाडोर वाले अपनी सवारियां ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी उनको मिलेगी नहीं। ये जोन बनने से इनको ही दिक्कत आएगी। अगर उसके बाद ये फिर हमारे ऊपर टर्म्स कंडीशन रखेंगे कि आप स्टैंड के आगे से नहीं उठाओगे, फिर आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। जोन में चलने से हमें कम दिक्कत आएगी, इन लोगों को ज्यादा आएगी। बाद में ये फिर नई कोई डिमांड लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंच जाएंगे, प्रेशर डाल के हम चक्का जाम कर देंगे। बार बार ब्लैकमेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन को करना, ये चीज जो है हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उस चीज का असर बार बार हमारे ऊपर होता है। आप क्या चाहते हैं? पत्रकार वार्ता करके क्या दर्शाना चाहते हैं आप?
हमने आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सीधा क्लियर कट एक ही मोटिव है कि प्रधान साहब को हम एक चीज क्लियर कर दें कि ई रिक्शा जो है ये रुकने वाला नहीं है। ये डे बाय डे आज 7-8 हजार ई रिक्शा है, आने वाले वक्त में यही ई रिक्शा 20 से 25 हजार होने वाला है। इसलिए आप बार बार जो हमें थ्रेटिंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डाल के हम इनको जोन में नहीं चलने देंगे। हम वही ऑर्डर मानेंगे जो ई रिक्शा को लॉन्च करने से पहले जो ऑर्डर बने थे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद जो नए नए फरमान अगर बनेंगे उन फरमानों को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हमारे को दिक्कत आएगी। हमारा ई रिक्शा वो भी लोग हैं जो सुबह कमाते हैं, शाम को अपना राशन डालते हैं। 2 पैसे अगर वो भी ना कमा पाए तो उनके लिए बसर करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फाइनली हमारी जो डिमांड ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने एक वो दिया हुआ मेमोरेंडम ऑलरेडी हमने जो है डीसी साहब को दे दिया था, जिसमें हमने थोड़ा सा उनसे सहूलियत मांगी थी, वो उसके ऊपर भी विचार करें। उसके बाद हम बैठ के फैसला करेंगे। लेकिन अगर ब्लैकमेलिंग करके अगर ये सोचते हैं कि इस तरीके का वो ई रिक्शा के ऊपर किसी तरीके का वो डिसीजन ले पाएंगे, उस डिसीजन के लिए हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। गुरुजी, उन्होंने ये भी कहा है कि ई रिक्शा जो है वो एक तो जोन में नहीं चलते, अपनी मनमर्जी से ई रिक्शा चलते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि लाइसेंस नहीं है उनके पास। तीसरा उन्होंने कहा कि वो हाईवे पर भी जो है वो निकल जाते हैं, कहीं भी अगर सवारी कहते हैं कि 20 किलोमीटर का सफर करना तो हाईवे पे निकल जाते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि ई रिक्शा कितने किलोमीटर के दायरे में जो है वो चल सकता है? देखिए, पहले तो ई रिक्शा जो है वो स्मार्ट सिटी के अंदर कहीं भी चल सकता है, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी के अंदर 15 किलोमीटर के अंदर कहीं भी ये चल सके। ये चीज कहना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी के तहत वो ई रिक्शा लॉन्च हुआ है। वो कहीं भी जम्मू सिटी 15 किलोमीटर के अंदर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में वो कहीं भी चल सकता है। बाकी जहां रेट की रही बात, पूरे ऑल इंडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर ई रिक्शा का रेट्स नहीं होते। वो वहां पे जो कस्टमर और जो ड्राइवर है उसके साथ सेटलमेंट होके ही चलते हैं। हाँ, फिर भी हमने एक स्टॉप वाइज हम जो है वो रेट जो है हम निकालेंगे, लिस्ट नियर अबाउट 30 रुपए हम रखेंगे पर स्टॉप, 30 रुपए 25-30 रुपए इसके हिसाब से हम पर स्टॉप रखेंगे। बट रेट्स को जहां तक की बात है, ऑल इंडिया के अंदर ई रिक्शा को लेके कोई भी रेट्स नहीं है। ई बसेस को लेकर भी कल उन्होंने जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जा रही है उस पर भी उन्होंने कहा कि इससे भी हमारे को नुकसान होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि वो सरकार जो ई बसेस लेके आ रही है उसको भी मैं चिप साहब से पूछना चाहता हूं कि जब ब्लैक एंड व्हाइट फोन थे 11 जब इस तरीके के फोन थे तब आप इस्तेमाल करते थे। आज आपने एंड्रॉइड फोन क्यों रखा है? आज भी आप वही रखो ना, पीछे वही वाला जो 1100 ये 3100 ये फोन आता था। अगर आप सोचते हो कि मुझे टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ना है तो फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ई इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का फ्यूचर आने वाला है। अब आपको समझदारी यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस करें, उनको समझाएं और उनको मोल्ड करें कि अब आप उस तरफ जाएं, क्योंकि फ्यूचर वो है। जब आप खुद ये चीज समझेंगे तभी आप दूसरों को समझाएंगे। क्योंकि आपको पता है 2030 तक तो वैसे भी डीजल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया में वो आस्ता आस्ता क्लोज होने जा रही है। तो ये चीज आप समझिए कि आने वाला फ्यूचर है वो उसमें इन फ्यूल गाड़ियों के लिए जगह अब आस्ता आस्ता नहीं है। प्राइवेट गाड़ियां देखिए आप आ रही हैं, बसेज आने वाली है, कल मेटाडोर आएंगी, मेट्रो आएगी, टोटली ये चीजें जो है ये रोड पे आने वाली हैं। तो आप कब तक लोगों को मिसगाइड करोगे? जो ई रिक्शा यूनियन को लेकर विवाद है वो कैसे सुलझेगी? 2 यूनियन बनी है, इसको लेकर आगे क्या रोल है? देखिए, जहां ई रिक्शा यूनियन की आप 2 बात करते हैं, आपने आज तक मुझे बताएं जो दूसरी यूनियन आज तक आपने जो देखी है, अभी कभी आज तक उनकी कोई रैली देखी है? कभी उन्होंने 1-2 बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने देखा, कभी किसी का ऑफिस कभी किसी का ऑफिस। इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे जो सो कॉल्ड चेयरमैन साहब बने हैं, वो पीछे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का टैग लगा हुआ था। वो किसी का ऑफिस ढूंढ के तो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। किस तरीके यूनियंस वो होती हैं जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, जहां बैठे हैं। आपको पता है ये ऑफिस है और पिछले 1.5 साल से ये ऑफिस प्रॉपर चल रहा है, सारों को पता है। यहाँ आप किसी का भी ऑफिस खुलवा लेते हैं, वहां जाके बैठ जाते हैं। आपको तो अपना वो कैसी यूनियन के जिसके पास अपना ऑफिस ही नहीं है? वो कैसी यूनियन जिसके साथ 50 से ऊपर, आपने जब बंद की कॉल देखी, आपने खुद देखा सड़कों के ऊपर जो हमने स्टैंड लिया था उस स्टैंड के हिसाब से सड़कों के ऊपर ई रिक्शा जो है वो कैसे दौड़ता है। यहां से ही पता लग जाता है। ये मीडिया जन मेरे इनको भी ये पता है कि अगर जम्मू के अंदर कोई एक ई रिक्शा यूनियन अगर है तो वो श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन है। बाकी जो है 10-20 बंदे इकट्ठे करके वो यूनियन चला रहे हैं, वो ज्यादा देर चलने वाली नहीं। समझने वाले आप लोग जो मीडिया जन है उनको ज्यादा बेटर पता है कि कौन सी जो यूनियन है इस वक्त जो प्रॉपर चल रही है।